नमस्कार। इतिहास अक्सर हमें तारीखों और घटनाओं का एक उबाऊ जाल लगता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करेंगे और यकीन मानिए ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक बेहद ताकतवर और सदियों पुराना साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कारणों और परिणामों की एक तार्किक कड़ी है पूरी कहानी। तो आइए इस बड़े विद्रोह की पूरी संरचना को एकदम सरल तरीके से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, विशेषाधिकारों पर आधारित समाज। दूसरा, कर्ज का टूटने वाला बिंदु। तीसरा, अकाल और जनता का गुस्सा। चौथा, राजशाही का लड़खड़ाना। और पांचवां, विद्रोह की चिंगारी। ये असल में एक बारूद के ढेर जैसा मॉडल है। पहले समाज में बारूद इकट्ठा हुआ और फिर एक चिंगारी ने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं, विशेषाधिकारों पर आधारित समाज। 18वीं सदी के फ्रांस की नींव ही असल में काफी हिली हुई थी। समाज समान कानूनों पर नहीं बल्कि विशेषाधिकारों की कई परतों पर टिका था। यानी जो सबसे अमीर है वो सबसे कम टैक्स देगा। अब 2500 का ये जो आंकड़ा है ना, ये बहुत दिलचस्प है। 1789 से ठीक 15 साल पहले इतने परिवारों ने बाकायदा पैसे देकर कुलीन वर्ग यानी नोबिलिटी में अपनी जगह खरीदी थी। इसका सीधा मतलब ये है कि समाज की पुरानी दीवारें अब धुंधली हो रही थी। पुराने कुलीनों को नए लोग पसंद नहीं आ रहे थे और जो आम लोग अमीर हो रहे थे वो कुलीनों की टैक्स छूट से बुरी तरह चिढ़े हुए थे। हर तरफ बस असंतोष ही असंतोष था। और इसी गर्मागर्म माहौल के बीच एंट्री होती है एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन के विचारकों की। इन्होंने एक नई राजनीतिक भाषा दी। इन्होंने कहा कि भाई कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। जनता को समझाया गया एक पूर्ण शासन और एक निरंकुश शासन में बड़ा फर्क होता है। इस नई सोच ने राजशाही के हर कदम को शक के घेरे में ला खड़ा किया। अब नाराज आम लोगों के पास न सिर्फ गुस्सा था बल्कि सुधार की मांग करने के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार भी था। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, कर्ज का टूटने वाला बिंदु। देखिए, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन किसी भी बड़ी क्रांति को एक फौरी कारण चाहिए होता है। 1780 के दशक में फ्रांस एक भयंकर वित्तीय संकट में फंस गया। राजशाही का खजाना सचमुच खाली हो चुका था। कुल खर्च का 75% हिस्सा सिर्फ सेना को बनाए रखने और पुराने युद्धों का कर्ज चुकाने में स्वाहा हो रहा था। 7 साल तक चला युद्ध और फिर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन के खिलाफ उनकी मदद। इसकी कीमत फ्रांस को बहुत भारी पड़ी। सरकार चलाने के लिए उनके पास बस 25% बचता था। सोचिए, इतने कम में देश कैसे चलेगा? इस संकट की गंभीरता तब और समझ में आती है जब हम फ्रांस की तुलना उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी ब्रिटेन से करते हैं। फ्रांस की व्यवस्था पूरी तरह से विशेषाधिकारों पर टिकी थी और एकदम अराजक थी। न कोई सेंट्रल बैंक था और टैक्स वसूली भी प्राइवेट ठेकेदारों के भरोसे थी। इसके ठीक उलट ब्रिटेन के पास बैंक ऑफ इंग्लैंड था। उन्होंने एक राष्ट्रीय ऋण प्रणाली बना रखी थी जिससे उन्हें कम ब्याज पर आसानी से उधार मिल जाता था। इसी भारी अकुशलता ने फ्रांस को वित्तीय बर्बादी के एकदम मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस पूरी वित्तीय अफरा-तफरी के बाद एक बहुत ही विकट सवाल सामने आके खड़ा हो गया। अब और पैसा कहाँ से लाया जाए? ये एक ऐसा गतिरोध था जिसका कोई आसान हल नहीं था। किसानों और आम लोगों पर तो पहले से ही टैक्स का इतना भारी बोझ था कि उनकी कमर टूट चुकी थी। उनसे एक पैसा और नहीं निकाला जा सकता था। और दूसरी तरफ कुलीन और पादरी वर्ग, जो टैक्स देने से पूरी तरह मुक्त थे और अपना ये विशेष अधिकार वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ से कहानी मुड़ती है तीसरे अध्याय की तरफ, अकाल और जनता का गुस्सा। मानो राज्य की खराब वित्तीय हालत ही काफी नहीं थी कि प्रकृति ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। 1787 और 1788 के वो साल बहुत भारी पड़े जब लगातार फसलें बर्बाद हुईं। नतीजा, अनाज और आम लोगों के खाने की सबसे बुनियादी चीज यानी ब्रेड की कीमतें आसमान छूने लगी। ऊपर से आबादी तेजी से बढ़ रही थी जिसने सीमित संसाधनों पर और ज्यादा दबाव डाल दिया। जब भूख और महंगाई एक साथ हमला करते हैं तो क्या होता है? जाहिर है, जनता का गुस्सा फूट पड़ा और हर तरफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और ठीक इसी अकाल और भयानक महंगाई के बीच 1785 में एक बहुत ही अजीबोगरीब घोटाला हुआ, डायमंड नेकलेस अफेयर। इस एक घटना ने राजमहल की बची खुची साख भी मटियामेट कर दी।
हालांकि रानी मैरी एंटोनेट सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन जनता को पक्का यकीन हो गया कि पूरा राजमहल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा है। ऊपर से राजा लुई 16वें, जिनकी छवि एक ऐसे कमजोर शासक की थी जो देश की फिक्र करने के बजाय अपने कमरों में घड़ियों के पुर्जे ठीक करते रहते थे। इन सब बातों ने राजशाही पर से जनता का भरोसा पूरी तरह खत्म कर दिया। तो अब हम पहुंचते हैं चौथे अध्याय पर, राजशाही का लड़खड़ाना। देखते हैं कि आगे चीजें कैसे बिगड़ी। खजाना खाली था और जनता भूखी। ऐसे में राजशाही ने इस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन एक के बाद एक भयंकर गलतियां हुईं। सबसे पहले वित्त मंत्री नेकर ने शाही खजाने की झूठी और भ्रामक रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके लिए उन्हें तुरंत निकाल दिया गया। फिर कैलोन आए, जिन्होंने नए भूमि कर का सुझाव दिया, लेकिन कुलीनों की एक विशेष सभा ने अपनी टैक्स छूट को बचाने के लिए इसे सिरे से खारिज कर दिया। और अंत में ब्रियन के जो भी थोड़े बहुत सुधार वाले आदेश थे, उन्हें पेरिस की संसद ने रोक दिया। सीधा सा मतलब ये था कि फ्रांस के कुलीन वर्ग ने देश को बचाने के बजाय अपने विशेषाधिकारों को चुना। अब जब कुलीनों ने साफ मना कर दिया, तो मजबूर होकर राजा को एस्टेट्स जनरल की पुरानी सभा बुलानी पड़ी। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमें द थर्ड एस्टेट यानी तीसरे वर्ग को समझना होगा। ये लोग कौन थे? ये फ्रांसीसी समाज के वो बाकी सारे लोग थे, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, जो कुलीन और पादरी नहीं थे। यही वो विशाल बहुमत था जिनके कंधों पर पूरे फ्रांस का बोझ था। और अब इतिहास के इस अहम मोड़ पर यही आम लोग मुख्य भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और अब आता है हमारा अंतिम और सबसे रोमांचक 5वां अध्याय, विद्रोह की चिंगारी। 1789 की वो गर्मियां। ये वो समय था जब सालों का राजनीतिक गतिरोध अचानक एक खुले विद्रोह में बदल गया। घटनाओं की रफ्तार देखकर सिर चकरा जाए। 5 मई को एस्टेट्स जनरल की बैठक शुरू हुई। जब तीसरे एस्टेट की बात किसी ने नहीं सुनी, तो 17 जून को उन्होंने साफ कह दिया कि हम ही पूरे राष्ट्र के सच्चे प्रतिनिधि हैं, और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 20 जून को एक ऐतिहासिक शपथ ली गई, और फिर बस कुछ ही हफ्तों के भीतर 14 जुलाई को पेरिस की सड़कों पर बास्टिल के किले पर सशस्त्र हमला हो गया। ये एक ऐसा राजनीतिक सफर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो 20 जून वाली घटना, जिसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा जाता है, बहुत ही खास थी। उन्होंने पूरे जोश के साथ ये शपथ ली कि हम तब तक अलग नहीं होंगे और जहां भी जरूरत होगी फिर से इकट्ठा होंगे, जब तक कि राज्य का संविधान एक ठोस नींव पर स्थापित न हो जाए। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत ही मजबूत और सैद्धांतिक चुनौती थी। ये वो ऐतिहासिक पल था जब आम लोगों ने पूरी हिम्मत के साथ राजा की शक्तियों पर लगाम कसने और देश के लिए एक लिखित संविधान की मांग की। अब इसी दौरान पेरिस की सड़कों पर यह अफवाह आग की तरह फैल गई कि राजा सेना बुलाकर इस नई असेंबली को कुचलने वाला है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सीधा बैस्टिल के किले का रुख किया। पर सवाल ये है कि बैस्टिल ही क्यों? इसका जवाब छुपा है लेट्रिस डी कैशे में। ये एक ऐसा शाही आदेश होता था जिससे राजा किसी भी इंसान को बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकता था। बैस्टिल का किला इसी निरंकुश सत्ता और घोर अन्याय का सबसे डरावना और घिनौना प्रतीक माना जाता था। अब यहाँ एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। जिस बैस्टिल किले का इतना खौफ था, जिसे 14 जुलाई को हजारों मजदूरों और कारीगरों की भीड़ ने घेर लिया था, क्या आपको पता है उस दिन उस विशाल किले के अंदर असल में कितने कैदी मौजूद थे? सिर्फ 7। जी हाँ, केवल 7। लेकिन भीड़ के लिए असल मुद्दा उन 7 कैदियों को छुड़ाना नहीं था। बैस्टियल पर हमला सीधे राजा की निरंकुश सत्ता पर एक करारा तमाचा था। और हाँ, वहां रखे भारी मात्रा में गोला बारूद पर कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इस बैस्टिल के पतन का असर बहुत गहरा और एकदम तुरंत हुआ। राजा लुई 16वें को फौरन समझ आ गया कि अब उनकी सेना उनके हाथ में नहीं है। इस जन विद्रोह ने नेशनल असेंबली को टूटने से तो बचाया ही, साथ ही राजा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्हें नई चुनी गई नगर पालिका और मेयर बेली को मान्यता देनी पड़ी, लाफाइट की कमान वाली नेशनल गार्ड को स्वीकार करना पड़ा, और तो और उस लाल, नीले और सफेद रंग के नए तिरंगे प्रतीक को भी अपनाना पड़ा। आखिरकार एक पूर्ण और निरंकुश राजशाही को जनता की मर्जी के आगे झुकना ही पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को पहली बार ये दिखाया कि सत्ता का असली स्रोत राजा के पास नहीं बल्कि जनता के पास होता है। इसने पहली बार राजशाही के खिलाफ इतनी असरदार चुनौती पेश की।
लेकिन इस क्रांति ने सिर्फ राजा को ही नहीं हटाया, बल्कि आगे चलकर एक बेहद हिंसक दशक को भी जन्म दिया। और क्या आपको पता है, राजनीतिक विचारों में जिन्हें आज हम वामपंथ और दक्षिणपंथ कहते हैं, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि 1789 में फ्रांस की सड़कों पर उठी उस चिंगारी ने आज तक की वैश्विक राजनीति की दिशा को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया।